नमस्कार। एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में वाहन गिरने से 13 लोगों की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहारी महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात, छठ पूजा पर की सार्वजनिक अवकाश की मांग, तो वहीं मुख्यमंत्री को दिया अर्घ्य और महाप्रसाद के लिए निमंत्रण। उत्तराखंड में चढ़ा चुनावी रंग, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिया जवाब। किच्छा निवासी शहीद सैनिक के परिजनों को 15 महीने के बाद भी नहीं मिला सुविधाओं का लाभ। सरकार और प्रशासन के खिलाफ परिजनों सहित ग्रामीणों में रोष। 18 जुलाई 2020 को देश की सीमा पर देव बहादुर हुए थे शहीद। जबरेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का किया खुलासा। चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद, 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रविवार को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। देहरादून के पास चक्राता में एक बोलेरो 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग काल के मुंह में समा गए। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग इसमें घायल हैं। बताया गया कि बायला पिंगुवा मार्ग पर गांव से करीब 200 मीटर आगे चलकर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के पैराफीट को तोड़कर खाई में गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत खाई में उतरकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लग गई। हादसे का मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। पहाड़ी पर चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। जो लोग घायल थे वो करहा रहे थे। घायलों और शवों की हालत देखकर राहत बचाव करने में लगे लोग भी सन्न रह गए। खबर अब देहरादून से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। यह आयोजन भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा किया गया था, जिसमें युवाओं में बहुत उत्साह और जोश देखा गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक खजान दास और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। जिस प्रकार से उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जन्म दिवस पर 2014 से जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश के लिए चलाई गई है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक एकता का संदेश है, अखंडता का संदेश है, एक मजबूत भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ने की ओर जो हमारे कदम हैं
उसको और मजबूत करेंगे। हमारे सभी युवाओं ने, सभी देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने, सभी ने इस दौड़ में भाग लिया है। हम लोग सब लोग आज उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं और जिस देश की कल्पना की थी उस देश को बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में वो देश हमारा उस दिशा में जा रहा है। तो वहीं छठ पूजा को लेकर बिहारी महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहारी महासभा बीते 15 सालों से छठ पूजा का भव्य आयोजन करते आ रही है। महासभा के सचिव चंदन कुमार झा ने बताया कि 4 दिन तक चलने वाला ये कठिन व्रत है, इसलिए व्रतियों को समय पर और आराम की आवश्यकता होती है, जिसको देखते हुए 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। हमारे बिहारी महासभा के कमेटी के सभी लोग सीएम साहब से समय लिया था। उन्होंने आज हम लोग से मुलाकात की, हमने मुलाकात की उनसे, और हमारी मांग था कि छठ पे 10 तारीख को छुट्टी कराया जाए और जो हमारे छठ के पूजा जो घाटों पे होता है उस पे लाइटिंग में व्यवस्था में मदद कर दें और व्यवस्था करा दें लाइटिंग का और कपड़े चेंज करने का और वहाँ अलाव का, ये सारे व्यवस्थाओं के लिए हमने रिक्वेस्ट करा है। उनको आने के लिए भी हमने आमंत्रित किया है कि आप देखिए, छठ की पूजा के निमित्त आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। खास करके हमें जो घाट पे जो आवश्यकताएं होती है कपड़ा वगैरह चेंज करने के लिए महिलाओं के लिए, उस संबंध में भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम आपका जो भी है उसमें हम सहयोग करेंगे। प्रसाद उत्तराखंड पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है और नेताओं के लगातार दौरे भी जारी हैं। इस दौरे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, तो उनका जवाब देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी देहरादून पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस और क्या रणनीति रहेगी, इन सभी बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने की गौरव वल्लभ से खास बातचीत। कल अमित शाह का दौरा हुआ था, आज कांग्रेस ने पीसी किया है और दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाया गया है। हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव जी, ये बताइए, कल गृह मंत्री का दौरा हुआ था, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए, आज आपने पीसी किया और बीजेपी पर आरोप लगाया, क्या है ये? देखिए, उत्तराखंड में पिछले 5 साल से एक शराब प्रेमी सरकार चल रही है। आपने सरकारों को घर घर राशन पहुंचाते तो सुना होगा, आपने सरकारों को घर घर टीके पहुंचाते तो सुना होगा, पर उत्तराखंड की जो मौजूदा सरकार है वो घर घर दारू पहुंचाती है। ये वो सरकार है जो हमारे आस्था के मंदिर है, जो आस्था के स्थान है, वहाँ पे दारू की फैक्ट्रियाँ लगाने का काम करती है। ये वो सरकार है जिसने युवाओं की एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि पिछले 5 साल में एक भी पीसीएस की परीक्षा इस सरकार ने नहीं करवाई। ये वो सरकार है जिसने बेरोजगारी को 200% तक बढ़ा दिया। ये वो सरकार है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पौने 5 साल की एक ऐसी योजना बताएं जो आपने सोची हो और जिसको एग्जीक्यूट कर दिया हो। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आपने शराब पर आपत्ति उठाई है, क्या कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसा होगा क्या कि देवभूमि से ही शराब को खत्म कर दिया जाए? देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि घर घर दारू पहुंचाने का काम हमारी सरकार नहीं करेगी। घर घर की नहीं, मैं देवभूमि की बात कर रहा हूं कि देवभूमि से ही हटा दिया रहा हूं ना। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस तरह से 120 नई दुकानें दारू की खोली गई, उनको बंद कराने का काम हमारी सरकार करेगी। और रही बात आपकी शराबबंदी पे, इसके बारे में हमारे घोषणा पत्र में हम विचार विमर्श करके अपनी राय जरूर रखेंगे। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है किस रूप में देखते हैं? दोनों ओर से हलचल है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के लोग हमारे तरफ आने वाले हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में टूट है। साथ ही एक और सवाल है, महिलाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% सीट की बात की है, उत्तराखंड में क्या स्थिति रहने वाला है? देखिए,
उत्तराखंड का चुनाव हम युवाओं के रोजगार के ऊपर, महिलाओं के सम्मान के ऊपर, उत्तराखंड को वापस उसके गौरव को लौटाने के ऊपर हम लड़ेंगे। और रही बात चुनाव के माहौल पे, माननीय गृह मंत्री ने कल स्वयं ने मान लिया कि कांग्रेस की सरकार यहाँ बन रही है, क्योंकि जब गृह मंत्री अपने 20 मिनट के भाषण में 13 बार रावत जी का नाम ले रहे हो, वो भी 4.25 साल की सरकार के बाद, तो उससे स्पष्ट हो गया कि वो भयंकर घबराहट, बौखलाहट और भय में है। उत्तराखंड के लोगों ने निश्चय कर लिया है कि पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार फरवरी 2022 में यहाँ पर बनने जा रही है। 40% उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सीट मिला है, उत्तराखंड में क्या है? देखिए, उसके बारे में जो यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ के शीर्ष लोग हैं, समय आने पर इसके बारे में आपको हमारे जो निर्णय हैं उनसे अवगत कराएंगे। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ जी थे। उनका साफ कहना था कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और साथ ही 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कैमरामैन नजात सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 टीवी, देहरादून। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का ये दूसरा दौरा उत्तराखंड में है, लेकिन प्रदेश में आई भीषण आपदा में आर्थिक पैकेज देने के बजाय चुनावी जुगलबंदी में जुटे रहे। उनकी यात्रा आम जनता के लिए आपदाग्रस्त लोगों के मरहम लगाने के बजाय सिर्फ खानापूर्ति है। मंत्री का दूसरा दौरा है, लेकिन पोस्ट आपदा के बाद भी अभी भी भारत सरकार के द्वारा किसी भी सहायता की उत्तराखंड को न दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल की 2200 करोड़ से ऊपर का आकलन किया है क्षति का, और पूरे राज्य में जो क्षति का अनुमान है, ना उसके लिए अभी तक केंद्र ने किसी तरह का आकलन किया है, ना किसी तरह की राह दी है। हम समझते थे चुनावी काल में सिर्फ चुनाव नहीं है, मनुष्य और बड़ी चीज़ है। डोईवाला में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 800 धावकों ने हिस्सा लेकर मैराथन को सफल बनाया। तो वहीं मैराथन जीतने वाले सभी प्रतिभागियों को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन समिति के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गत वर्ष कोविड की वजह से मैराथन आयोजित नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार लोगों के उत्साह को देखते हुए रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्होंने देश की एकता के लिए बहुत सख्त निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद भी 550 से अधिक रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं हुई थी, जिन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको सबको भारतीय राष्ट्र में सम्मिलित करने का काम किया, और निज़ाम हैदराबाद फिर भी अपने आप को अलग रखे हुए थे। तो उन्होंने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सख्त रुख को देखते हुए और अंततः उस भारत राष्ट्र में विलय की जो कागज़ थे उन पर हस्ताक्षर। तो फिलहाल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की गोरखपुर में रैली आयोजित की जा रही है। सीधा लाइव लिए चलेंगे कार्यक्रम की ओर। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे, तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना, इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। इसी तरह से जहां जहां मैं जाती हूं, मैं लखीमपुर खेरी गई, आप सबने देखा होगा। लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई, उस तरह से सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है।
कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच। तो वहीं डोईवाला की कालाढूंगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी हमारे देश की आयरन लेडी रही, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश को अलग किया था। आज हम उनके साथ साथ देश के शहीदों को भी नमन करते हैं, जो कि अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा करते हैं। तो वहीं कालाढूंगी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला भट्ट ने इस मौके पर सैनिक परिवारों के लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों की ओर से मंथन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी क्रांतिकारी मोर्चा संगठन के जिलाध्यक्ष गणेश बिष्ट के नेतृत्व में नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता कर राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक ने बताया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को मंथन कर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर चर्चा, साथ ही राज्य के नवनिर्माण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज जो इस उत्तराखंड की हालत देख रहे हैं कि 21 साल में क्या खोया क्या पाया, इसको लेके 9 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन नैनीताल क्लब में हमने समस्त कुमाऊं मंडल के राज्य आंदोलनकारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और हम इसमें जो राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बदतर हालत हो चुकी है। नैनीताल में अपनी धरोहर सोसाइटी की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की विलुप्त होती सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को लेकर चर्चा होगी। इसको लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व डीआईजी और जनजातीय आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह ने राज्य अतिथि सभागार में प्रेस वार्ता की और कहा कि आगामी 10 नवंबर को इस सेमिनार का आयोजन होगा, तो वहीं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में इतिहासकार, शिक्षा और पर्यावरण के जानकार भी शामिल होंगे। इसमें हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है। हम लोगों ने एक मंच बना रखा है अपनी धरोहर। उसका मेन उद्देश्य हमारा है कि हम पहाड़ को कैसे विकसित करें, पहाड़ के जो हमारी संस्कृति है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, हमारी जो धरोहर है। कई देखिए मंदिर होंगे, कुछ तो पुरातत्व विभाग ने लिया, किसी ने, कुछ ऐसे हैं जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को संरक्षित करना, हमारी धरोहर को सुरक्षित रखना, इस उद्देश्य से, और जो हमारे पहाड़ी पर्वतीय उत्पादन है उसका आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने एक मंच बनाया है, जिसकी पहली कार्यकारिणी की बैठक। चलिए फिलहाल सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से गोरखपुर की ओर, जहां प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा रैली जारी है। लाइन में खड़े हुए घर नहीं जा पा रहे थे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि लाइन छूट जाती, वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने। जब मैं उनके परिवारों से मिली, घर में मैंने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ कर्ज में डूबे हुए थे, 3-4 लाख रुपयों के कर्ज में डूबे हुए थे। न कोई गैस का सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक कमरा, और उसमें उन जो मर गए थे, जिनका देहांत हो गया था, उनके परिजन रो रहे थे। और ये दृश्य मैं जगह जगह देख रही हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, आज क्यों कह रहे हैं? 4.5 सालों से क्या किया? 4.5 सालों से क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला? यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है? क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। जिस तरह से आज
जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई है। यहाँ गोरखपुर में मैंने सुना कि बुलडोजर लगा रखा है। और आप सबके रोजगार जो कोरोना में खत्म हुए, क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया, मदद की? कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए। महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही चिल्लाए। आप सब जानते ही हैं कि पिछले 7 सालों में जब से केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तब से तमाम परिवारों की आय घटी है। देश का किसान हर दिन सिर्फ 27 रुपए कमाता है और प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। जब आपके लोन माफी की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। उनके लोन कब से माफ किए हुए हैं, आप उनसे पूछिए। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाई, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। आज का युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ बेरोजगार युवा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 युवा हर रोज आत्महत्या करते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।